नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस आज यानी 13 मार्च को देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और अडानी के मामले में मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें, वो जिला मुख्यालयों से राजभवन तक रैली भी निकालेगी और कांग्रेस ने रविवार को अपने विरोध की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि आज मित्रकाल को भारतीय लोकतंत्र का अमृत काल कहा जा रहा है। मोदी सरकार की मित्रवादी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर में कांग्रेस ने 13 मार्च चलो राजभवन रैली का आयोजन किया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी गेट पर अपनी चुप्पी तोड़ सके। हम बीजेपी की अलोकतांत्रिक प्रथाओं के खिलाफ सख्ती से खड़े हैं। कांग्रेस ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि अडानी मामले पर मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों को करारा जवाब देने के लिए राज्य मुख्यालयों से चलो राजभवन रैली का आयोजन कर रहे हैं और जवाब तैयार रखिए, जनता आ रही है। कांग्रेस ने इससे पहले एक और ट्वीट किया, युवाओं नेताओं से नहीं सरकार चल रही है, मित्रों की सरकार चल रही है। कांग्रेस ने इस ट्वीट के साथ एक इन्फोग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें यह लिखा गया है कि किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं, युवा अग्निवीरों को 4 साल बाद रोजगार की गारंटी नहीं, लेकिन परम मित्र को हवाई अड्डे 50 साल की गारंटी पर दिए गए हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार में गरीबी बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। उसने ट्वीट किया, और ये मोदी का मैजिक है, हिंदुस्तान की जनता गरीब हो रही है, सिर्फ मोदी मित्र अमीर हो रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज कांग्रेस का जो है देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और अडानी के मुद्दे पर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। कितने बजे से ये प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी, एक बार पूरी जानकारी। वो लगातार कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप या फिर कहे महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और कल ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभाओं से राजभवन से लेकर लगातार कहीं ना कहीं अडानी मामले को लेकर अब केंद्र सरकार की जो चुप्पी है उसको तोड़ने के लिए आज पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप या फिर कहे महंगाई, बेरोजगारी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जनता परेशान है। इस मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो आज का समय है उसको अमृत काल कहा जा रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं इस अमृत काल को लेकर भी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पलटवार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मित्र काल को लोकतंत्र के अंदर अमृत काल बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अमृत काल नहीं, ये बल्कि में मित्र काल बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर अभी तक चुप्पी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब हमलावर होती नजर आ रही है। और लगातार आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करेगी और लगातार कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर लगातार जो चुप्पी है उसको तोड़ने के लिए मोदी जी के अपील भी करेगी कि वो अपनी चुप्पी तोड़े, और अडानी ग्रुप को लेकर जो अभी तक भ्रष्टाचार की जानकारी मिल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में कहीं ना कहीं पूरी जानकारी दी जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक अडानी ग्रुप को लेकर कोई भी ऐसी बड़ी जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो अब सड़कों पर उतरती नजर आएगी। दिल्ली की बात करें या फिर तमाम राज्यों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब अडानी ग्रुप और महंगाई और यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे को लेकर, एमएसपी को लेकर, गारंटी कानून को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतरती नजर आएगी। और आज से इसकी शुरुआत जरूर की जा रही है, मगर देखना होगा कि आज लगभग 11 बजे के करीब ये समय रखा गया, मगर अब देखना होगा इस प्रदर्शन से केंद्र सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है। जी राजीव, जिस तरीके से आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं? क्या इस प्रदर्शन के लिए इजाजत मांग ली गई है? देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से जरूर प्रदर्शन किया जाएगा, मगर दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर पुलिस बल की बात करें तो वहां से इनको अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर जरूर हमला बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और यहाँ तक कि जो रोजगार देने की बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, मगर अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो वीर सैनिक थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं जॉब का 4 साल के लिए जॉब दी गई थी, मगर जो एयरपोर्ट लगभग 50
साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गिरा जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है किसानों के मुद्दे को लेकर, एमएसपी को लेकर जो गारंटी कानून चाहिए था किसानों को, वो अभी तक नहीं दिया गया है। सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचा जा रहा है और पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल बोला जा रहा है। और लगातार पिछले कुछ समय के अंदर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कहे या फिर कहे आवाज जो है सदन के अंदर वो जरूर उठाई गई थी, मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। एमएसपी की बात करें, जो किसानों के लिए गारंटी कानून मांगा गया था, उस समय भी कहीं ना कहीं जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तब भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कहा था कि वो तीनों कृषि कानून को वापस लेंगे और लेने के बाद में जो एमएसपी में गारंटी कानून है उसको भी नए तरीके से बनाया जाएगा। मगर अभी तक किसानों के लिए कोई भी ऐसा कदम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं उठता नजर आ रहा है। किसान जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा कोशिश कर चुके हैं प्रदर्शन करने की, मगर अब उनको प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है और लगातार किसान जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें महंगाई की और बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, महंगाई बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है और मगर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है। और किसान जो है वो भी आवाज उठा रहे हैं कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और कांग्रेस जो है अब कहीं ना कहीं किसानों की या फिर कहे बेरोजगारों की या फिर महंगाई को लेकर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। दूसरा यहाँ पर जो अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिका की जो रिसर्च आई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के शेयर को लेकर भी कहीं ना कहीं कहा गया कि बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, शेयरों में गड़बड़ की गई है, इस तरीके की जो जानकारी है वो भी दी गई है। मगर यहाँ पर विपक्ष की जो आवाज है यानी कि कांग्रेस की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रदर्शन से कितना असर पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर ये जरूर देखना होगा। मगर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी बड़ा बयान जो है वो अडानी ग्रुप को लेकर नहीं दिया गया है। जी राजीव, जिस तरीके से आज कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है, ऐसे में कांग्रेस ने ट्वीट भी किए हैं, क्या जानकारी ट्वीट के माध्यम से जो है दी गई है? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस तरीके से ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई कि तमाम राज्यों के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा, मगर देखा होगा इस प्रदर्शन से आसार कितना निकलने वाला है। दूसरा यहाँ पर बात करें महंगाई को लेकर सरकार कह रही है कि उन्होंने काफी बेहतर काम किए हैं, लोगों को जॉब दिए, मगर वो जॉब जो है वो युवाओं तक अभी तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रही है। दूसरा यहाँ पर महंगाई की बात करें, महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल होता है और होता हुआ नजर आ रहा है। रसोई गैस की बात करें उसके दाम जो है वो लगभग 1100 के करीब जा चुके हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार परेशानियां जनता की बनी हुई है उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन क्या किसी और पार्टी का भी कांग्रेस को समर्थन मिल सकता है? क्योंकि देखा गया है जब से ईडी सीबीआई की जांच हुई है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या किसी और पार्टी का भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को जो है इस प्रदर्शन में मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें कांग्रेस के आज के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी या फिर कहे एमएसपी को लेकर या फिर कहे अडानी ग्रुप को लेकर जरूर हमलावर है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा या फिर कहे ईडी और सीबीआई की जो जांच की जा रही है उसके नाम पर कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं के ऊपर जांच की जा रही है, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर कहीं और पार्टी के नेता हो, सबके ऊपर इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो नाराज है। और इसी को लेकर विपक्ष जो है ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एकजुट होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पहले ही गिरफ्तार है, बात करें किससे और नेताओं की तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, उसकी बात करें के कविता की तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। इस तरीके की जो तमाम कोशिशें है उसके खिलाफ जो है विपक्ष जो है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। दूसरा बात करें यहाँ पर आज के प्रदर्शन की, कांग्रेस के द्वारा बिल्कुल प्रदर्शन किया जाएगा, देखना होगा कि इसके अंदर वाकई में विपक्ष जो है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है या फिर क्या है पार्टीबाजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस आवाज उठाती है तो आम आदमी पार्टी आवाज नहीं उठाती है, आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है तो कांग्रेस आवाज नहीं उठाती है। इस तरीके की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं उम्मीद ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर जो विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, क्या आज के प्रदर्शन यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, अडानी ग्रुप को लेकर क्या उनको लेकर भी एक मंच पर आएंगे कि सभी पार्टियां या फिर सिर्फ अलग अलग तरीके से आवाज उठाई जाएगी? मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी पता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें बनती नजर आएंगी। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं सबको अलग अलग बांटा गया है और सबके ऊपर अलग अलग कार्रवाई की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें उन्होंने भी अडानी ग्रुप को लेकर आवाज उठाई थी, मगर इतने बड़े पैमाने पर नहीं उठाई थी जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले उठाई थी। मगर अब आज के दिन की बात करें तो
अडानी ग्रुप को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि युवाओं को अभी तक जॉब नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा जो है वो परेशान है। उनके लिए कहीं ना कहीं गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। महिलाओं की बात करें, आज रसोई गैस के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से आम व्यक्ति को या फिर कहे महिलाओं को घर चलाने के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से गुजारे नहीं हो पा रहे हैं। मगर केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इस साल को अमृत साल जरूर बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जॉब दी है लोगों को, युवाओं को बेरोजगारी से कम राहत दी गई है। मगर ये राहत जो है वो अभी तक सिर्फ कागजों के अंदर देखने को मिल रही है, धरातल पर ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो युवाओं तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से आज के प्रदर्शन की बात करें तो आज का प्रदर्शन कितना कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाएगा, कहीं भाजपा के ऊपर कितना असर दिखाएगा, या फिर जो बार बार कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप है, क्या उनकी चुप्पी टूट पाएगी, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, वहीं अगर प्रदर्शन की बात कर लें तो क्या प्रदर्शन का नेतृत्व कौन करेगा? कौन कौन बड़े चेहरे, कांग्रेस के कौन कौन बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें कांग्रेस के ट्वीट के द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो यही जानकारी दी गई थी कि आज 13 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार अडानी ग्रुप बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार के लिए, किसानों के एमएसपी को लेकर लगातार कहीं न कहीं आवाज उठाई जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें कौन नेतृत्व करेगा, कौन इसका मुख्य सूत्रधार होगा, इसकी जानकारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है। दूसरा, यहाँ पर जब कांग्रेस जो है आज प्रदर्शन करेगी तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी कि जो लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि किसानों की बात करें, किसान वैसे भी नाराज है, मगर वो भी कहीं ना कहीं दो गुटों में बटे हुए, एक जो है सरकार से नाराज है, दूसरा सरकार के साथ है। मगर कहीं ना कहीं जो नाराज है उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि वो उनके साथ रहे और कहीं ना कहीं एक मंच पर मौजूद हो। दूसरा, महंगाई को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता परेशान है, उनके भी मुद्दे रखे जाएंगे। बेरोजगारी की युवाओं को जो परेशानियां है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा आज के प्रदर्शन से कि वाकई में युवा और किसान जो है या फिर आम जनता जो महंगाई से परेशान है, क्या वो वाकई में ही जुड़ती हुई नजर आएगी या फिर सिर्फ राजनीति के बीच में ही कहीं ना कहीं टिकती हुई नजर आएगी। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से हमेशा देखा गया है कि अगर विपक्ष प्रदर्शन करता है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। तो इसी कड़ी में जिस तरीके से आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो क्या बीजेपी का भी कोई प्रदर्शन आज हो सकता है उन्हें जवाब देने के लिए? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरीके से आज केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, भाजपा के ऊपर लगातार हमला बोलने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो आज दिल्ली प्रदेश की तरफ से राजघाट पर मौन व्रत रखा जाएगा, जिसके अंदर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें या फिर रामदेव सिंह बिलोरी की बात करें, वो वहां पर पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं जो अभी तक जो पूरी गतिविधि देखने को मिली है, ईडी को लेकर या फिर चाहे सीबीआई को लेकर या फिर चाहे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की पार्टियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर उसको लेकर आज मौन व्रत जो है वो दिल्ली भाजपा की तरफ से राजघाट पर किया जाएगा 10 बजे के करीब। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें कांग्रेस की या फिर चाहे विपक्षी नेताओं की, विपक्ष नेता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर दबाव बन रहा है ईडी और सीबीआई को लेकर, और कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जनता को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी आवाज जो है वो कौन उठाएगा, क्योंकि विपक्षों पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, अडानी ग्रुप से लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बड़ा बयान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। मगर हाँ, अडानी ग्रुप की तरफ से जरूर कहा जाता है कि जो अमेरिका की रिसर्च है वो गलत है, उनको सिर्फ तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो उनके द्वारा नहीं दी गई है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से आज का जो प्रदर्शन किया जाएगा उसका असर जो है वो वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पड़ता है या फिर केंद्र सरकार के ऊपर पड़ता है, इसकी जरूर जानकारी जो है वो आज के प्रदर्शन के बाद ही मिल पाएगी। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अडानी ग्रुप को लेकर अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा जो बयान है वो जरूर सामने आ सकता है। जी क्या किसानों का समर्थन भी कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि किसानों का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है और देखा गया इससे पहले भी 1.5 साल तक जो है किसानों ने प्रदर्शन किया था, बॉर्डरों पर डटे हुए थे किसान। क्या किसानों का समर्थन कांग्रेस को मिलता हुआ आज नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, यहाँ पर बात करें कांग्रेस के आज के प्रदर्शन की, तो बेशक कांग्रेस को आज कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एमएसपी पर जो निश्चित गारंटी कानून था वो कहीं ना कहीं अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। दूसरा, यहाँ पर किसानों का समर्थन बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आवाज जो है वो पहले भी उठा चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं की बात करें, वहां पर भी लगातार प्रदर्शन किया गया था और लगभग 1 साल के करीब जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे थे। मगर केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल मजबूरन कहीं ना कहीं तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया गया। एमएसपी का निश्चित गारंटी कानून था उसका आश्वासन दिया गया था, मगर आश्वासन
परंतु अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया। दूसरा यहाँ पर बात करें किसानों के समर्थन की, बिल्कुल समर्थन मिल सकता है क्योंकि किसानों की जो आवाज है वो सिर्फ कांग्रेस उठाने की वो बात कर रही है, ना कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है। चलिए ठीक है राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साल 2022 में देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, ओखला सहित कई क्षेत्रों में लोकल बॉडी एजेंसियों द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान चर्चा में है। 2023 की शुरुआत में महरौली के डीडीए के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए ने महरौली में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को रोका। एक बार फिर दिल्ली की सड़कों जो है फिर से व्यस्त होने लगी हैं। चौराहों पर नए सिरे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत जो है अब होने वाली है और इस बार लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 375 अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के स्पेशल टास्क फोर्स के दिशा निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सोमवार से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करेंगे। दरअसल दिल्ली में स्थायी और अस्थायी निर्माण और अतिक्रमणों को लेकर पीडब्ल्यूडी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। पीडब्ल्यूडी की सूची में सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के 375 मामले सामने आए थे। इनमें से 225 अस्थायी और 125 स्थायी अतिक्रमण है। पीडब्ल्यूडी की विशेष सचिव द्वारा जारी सर्कुलर के बाद इन्हें हटाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बताया गया है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का मकसद दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को सुगम बनाना है और साल 2017 में 77 प्रमुख सड़कों को जाम मुक्त कराने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन 5 साल में केवल 13 स्थायी और 66 अस्थायी अतिक्रमण व अवैध निर्माण ही हटाए जा सके हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, अतिक्रमण हटाओ जो है एक बार फिर से उस अभियान की शुरुआत होने वाली है। आज से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। आज से बुलडोजर चलेगा। कहां कहां पर, राजधानी के किन किन हिस्सों पर ये बुलडोजर चलेगा, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निश्चय जी, आपने सही कहा कि जैसे कि कब बताया जा रहा है कि सड़क को बगल जो अतिक्रमण लगाए गए हैं, जैसे फ्लाईओवर के बगल कहीं भी अतिक्रमण लगाए गए हैं, क्योंकि उसको लेकर दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम पूरी तरीके से सचेत हो गई है। क्योंकि आज जो अतिक्रमण हटाए जाएंगे उसको लेकर दिल्ली के कालिंदी कुंज, महरौली रोड, इग्नू रोड, महरौली बदरपुर, पटेल नगर, करावल नगर, पहाड़गंज, पड़पड़गंज, लाजपत नगर, ये जो सारे एरिया है कम से कम चिन्हित किए गए हैं। लगभग 35 से 40 एरिया जो चिन्हित किए गए निशा जी, वो पूरी तरीके से अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार या पीडब्ल्यूडी बार बार आदेश नोटिस भी जारी कर रही है कि जो अतिक्रमण किए गए हैं, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, घर बनाए गए या मकान बनाए गए, झुग्गिए गए, उनको हटाया जाए। क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम को लेकर काफी समस्याओं लोगों को घंटों घंटों तक झेलना पड़ता है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी, नगर निगम कई बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन लोग न सुनने के कारण आज फिर से इन पर बुलडोजर चल सकता है निशा जी। शिवम, वही बात कर लें, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी की गई है? बिल्कुल, आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहे हैं, साथ ही साथ बीएसएफ के भी कई बटालियन भी जवान तैनात रहे हैं। क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो उसमें काफी हंगामा देखने को मिलता है। जो लोकल लोग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, जो कई साल से नहीं खाली करना चाहते हैं, वो काफी हंगामेदार भी होता है, क्योंकि पत्थरबाजी भी की जाती है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि ये बटालियन पूरी तरीके से तैनात किए जाएंगे। कि हम बात कर लेते हैं नगर निगम के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की बात कर ले, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बात कर ले, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडी की बात कर ले, पूरे अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बुलडोजर चलेगा। क्योंकि कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं बताया, इसके लेकर आज ये अतिक्रमण और बुलडोजर चलाए जाएंगे। शिवम, वहीं जो अतिक्रमणकारी हैं, क्या कुछ इनका कहना है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है बार बार उनकी तरफ से शिकायत की जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि अतिक्रमणकारी कहते हैं कि नोटिस जो है हमें नहीं मिला था। तो अतिक्रमणकारियों का क्या कुछ कहना है? सही कहा निशा जी, जब हम लोग अतिक्रमणकारी से बात करते हैं या फिर उनका जायजा लेते हैं कि आपको बार बार नोटिस मिलता फिर भी आप क्यों नहीं हटाते, उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी आने से पहले, क्योंकि इसमें फिर राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, राजनीतिक पार्टियां चलने लगती है, क्योंकि समर्थन कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी वालों की पार्टी से मिली होती है। निशा जी, साफ तौर से ये देखा जाता है कि फिर बीजेपी के साफ तौर से कहना था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। फिर भी डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको बना के फ्लैट भी
मुहैया करवाए, लेकिन इनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग जाकर फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए, झुग्गी झोपड़ी यहाँ से खाली कीजिए, इस पे जो निर्माण किया जाएगा या तो रोड सौंदर्यकरण किया जाएगा या और कुछ निर्माण किया जाए, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं खाली करना चाहते। उनका साफ तौर से कहना है कि हम यहाँ पे पुश्तैनी यहाँ से लगभग 100 साल से निवास कर रहे, 100 साल से हैं, तो हम इसको खाली करके नहीं जाएंगे। इसको लेकर मजबूरी में दिल्ली नगर निगम को और PWD को भी मजबूरी यहाँ से खाली करवाना पड़ रहा है। निशा जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। यूपी पुलिस को जल्द ही अपना नया मुखिया यानी कि डीजीपी मिल सकता है। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल इस पद की रेस में 3 नाम आगे हैं। ये नाम आनंद कुमार, विजय कुमार, शफी एहसान रिजवी का है और इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और साथ ही जोन और जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। यूपी में नए डीजीपी के सिलेक्शन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी हो रही है। इसके पीछे वजह 2 बड़ी है। पहला, यूपी में अप्रैल और मई में निकाय चुनाव होने की संभावना है और दूसरा, मौजूदा डीजीपी डीएस चौहान का 31 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसीलिए यूपी में पुलिस टीम में बड़े फेरबदल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नए डीजीपी के सिलेक्शन का प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा था। इससे पहले कुछ आपत्तियों के साथ इसे लौटा दिया गया था। इसके चलते डीजीपी डीएस चौहान को स्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं किया जा सकता था और उनका मार्च में रिटायरमेंट है और सेवा विस्तार लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। ऐसे में सेवा विस्तार मिलना मुश्किल है। इसके अलावा सीनियरिटी के आधार पर डीजीपी पद के दावेदार में शामिल जीएल मीणा के जनवरी और डीजी आरपी सिंह के फरवरी में रिटायर होने के चलते 2 लोग इस रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें जिसमें सबसे प्रबल दावेदार 1988 बैच के आईपीएस आनंद कुमार और वहीं दूसरे नंबर पर विजय कुमार है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कई नाम जो हैं आगे चल रहे हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान का जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उससे पहले उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि जल्दी एक नया डीजीपी मिल सकता है जो कि परमानेंट तौर पे है। और कहा जा सकता है कि यूपी के डीजीपी की रेस में 3 अधिकारी 1988 बैच से चल रहे हैं, जिसमें बात की जाए तो मौजूदा समय में एडीजी ये कह सकते हैं कि एडीजी जेल है आनंद कुमार, वो उनका भी नाम चल रहा है और साथ ही प्रशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वही बात की यूपी पुलिस को जल्दी एक नया मुखिया मिलने की तैयारी की जा रही है और पुलिस महकमे में इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। और फिलहाल इस पद की रेस में 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आनंद कुमार, विजय कुमार, काफी एहसान रिजवी जिसका 3 नाम सामने आ रहा है। जिसमें अलावा बात की जाए तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ जोन और जिला के तैनात पुलिस अधिकारी जो है बड़ा फेरबदल लगातार किया जा रहा है, उसमें बदलाव भी किया जा रहा है। तो वही यूपी के नए डीजीपी के सिलेक्शन के लिए जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसके लिए तैयारी भी चल रही है। और इसके पीछे वजह 2 बड़ी वजह कहा जा सकती है। पहला, यूपी में अप्रैल मई में निकाय चुनाव की संभावना है। दूसरा, मौजूदा डीजीपी डीएस चौहान का 31 मार्च को कार्यकाल वो समाप्त हो रहा है। तो इसलिए यूपी में जो पुलिस महकमा है उसको लेकर जो काउंटडाउन है, जो डीजीपी के पद को लेकर जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। तो वही बात की जाए तो डीजीपी पद में सबसे बड़े प्रबल दावेदार के तौर पर डीजी
आनंद कुमार का नाम आ रहा है, जो इस वक्त एडीजी जेल के पद पे तैनात है। तो वही राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नए डीजीपी सिलेक्शन का प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा था। इससे कुछ आपत्ति के साथ लौटा दिया गया था, जिसके चलते डीजीपी डीएस चौहान को स्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं किया जा सकता था, जिसके लिए उसका रिटायरमेंट सेवा विस्तार को लिए संसद की लगातार बनी हुई थी। तो वही बात की जाए, इसको एक कार्यवाहक डीजीपी है, जो सेवा विस्तार मिलना मुश्किल भी हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि डीएस चौहान को जो सेवा विस्तार है, क्योंकि 31 मार्च से उनका कार्यकाल समाप्त है और सेवा विस्तार उनको नहीं दिया जा सकता। तो इसके साथ ही साथ सीनेटी के आधार पर डीजी का दावेदार कहा जा सकता है कि जीएल मीणा, जो कि जनवरी, और डीजी आरपी सिंह फरवरी रिटायर होने वाले 2 नए लोग ऐसे जो रेस में शामिल हो गए हैं, जिसमें सबसे प्रबल दावेदार 1988 बैच के आनंद कुमार है। ये दूसरे नंबर पर ही बैच से विजय कुमार है। साथ ही साथ नियमानुसार अनुसार की बात की जाए तो डीजीपी मुकुल गोयल पहले नंबर पर कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है, लेकिन अजय पद से हटाए जाने के चलते इस रेस के बाहर ही माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो डीजीपी बनाए गए थे, जिसके बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन जो रेस है, डीजीपी की रेस है, वो कहीं ना कहीं उस रेस से बाहर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को डीजी पद से हटाया गया था, जिसके बाद डीजी इंटेलिजेंस और डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैनात किया था। तो 3 नाम ऐसे चल रहे हैं, जिसमें कैफी एहसान, जो कि 1989 बैच से है, तो वही विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस है, तो वही आनंद कुमार जो डीजी जेल उसके पद पर इस समय तैनात है, वो कहने के 1988 की बैच से है। तो ये कहा जा सकता है कि जो डीजीपी पद की रेस है, पुलिस महकमे में जो तेजी है, वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। देर रात भी कई आईएएस अधिकारी को या पीसीएस अधिकारी को ट्रांसफर हुए और छोटे पीपीएस पद के भी तैनाती कहीं न कहीं तबादले किए गए। तो ये माना जा रहा है कि 31 मार्च से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को नया डीजीपी मिल सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव भी है और 2024 का चुनाव वो एक बड़ा लोकसभा चुनाव है। तो इससे पहले कहीं न कहीं सरकार भी चाहती है कि बड़े पद पर, जो कि पुलिस महानिदेशक पद उत्तर प्रदेश में है, वो उसका पद भरा जा सके। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ फिलहाल राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।